रज़िया, रज़िया, कब से फ़ोन बज रहा है? बहरी हो गई हो क्या? जल्दी से मुझे उठा कर दो। बेजान सोफे पे बैठी रज़िया पर चिल्लाई। फ़ोन की घंटी कब से बज रही थी और रज़िया अपने कान बंद किए किचन के कामों में मसरूफ़ थी। बेजान की सख्त दाढ़ पर तेज़ी से दौड़कर आई और फ़ोन उनके हाथ में थमाया। हेलो, कौन है? बेजान ने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ उनकी पुरानी सहेली सालेहा थी। अरे सालेहा, कैसे याद कर लिया? वो बातों में मसरूफ़ हो गई। अच्छा, वाक़ई माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी। वैसे क्या नाम रखा है अपने पोते का? आखिर में उनकी आवाज रोंद गई और उन्हें जताती निगाहों से किचन से निकलती गुलबानो की तरफ देखा। गुलबानो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाई। सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। खुदा के लिए, ये दिन हमारे नसीब में भी खुदा लिख दे। ऐसे आसार तो नजर नहीं आते, तुम ही दुआ कर दो। लगता है कि मेरी बूढ़ी आंखें अपने पोते के इंतजार में इसी तरह बेनूर हो जाएंगी। फिर मैं ये हसरत दिल में लेकर दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। गुलबाने के दिल में एक फूंसा सा पड़ा। उसने अपने हाथ में थामी चाय की लज़्मात से बड़ी ट्रे मेज पर रखी और बीजान के लिए चाय निकालने लगी। अरे इलाज तो छोड़ो, मैं तो अब उम्मीद ही खो बैठी हूँ। गुलबानो ने जब्त से अपनी आंखें बंद की। शादी मेरी मर्जी से ना हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन पोता तो मुझे मिलना चाहिए ना। इसका तो मुझे हक है। 5 साल हो गए हैं, पूरे 5 साल, लेकिन औलाद नहीं हुई। ना ये लोग कोशिश करते हैं, ना दमदरूद के हामी हैं। अकड़ तो इतनी है कि पूरे करोफर से मेरे घर में बे औलाद बनकर घूम रही है। गुलबानो ने खाली खाली निगाहों से बेजान की जुबान से जहर में बुझे लफ्जों को सुना। केतली से कप में चाय डालती गुलबानो का दिल जख्म से एक बार फिर से हरा हो गया था और इसी जख्म को दबाते दबाते कब उसका हाथ फिसला और कब गर्म चाय उसके हाथ की पुश्त को जला गई, उसे एहसास ही न हुआ। मैं अभी आती हूँ। वो बेजान से कहकर फौरन से उठी और तेजी से अपने कमरे की जाने पड़ गई। सच कहूं तो उनका बुरा लग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बाबा, मुझे बूढ़ी की ख्वाहिश भी तो पूरी होनी चाहिए ना। मैंने जिंदगी के किसी मामले में इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन औलाद का कहती हूँ तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। वाह भाई वाह। बेजा ने अपनी सहेली से शिकवा किया और कितनी ही देर वो बातें ही करती रही थी। चाय ठंडी हो गई थी। रजिया, कहाँ मर गई है? ठंडी हो गई है चाय, दूसरी ले आ। उनका मूड बुरी तरह से खराब हो गया था और ऐसा ही तो होता था 5 साल से। बानो यही देख रही थी। जब किसी के यहाँ बच्चे की पैदाइश की खबर मिलती तो बीजान अगले 1 हफ्ते तक उसे बांझ होने का ताना देती रहती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। असफल अपने एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा था और अंदर आते ही बीजान से गले मिलकर उन्हें सलाम किया। अरे, आपका मूड क्यों खराब है? असफल ने कहते साथ ही वहां रखी चाय का कप लबों से लगाया तो कड़वाहट उसके अंदर तक उतर गई। चाय काफी ठंडी थी। अरे, अरे ये क्यों पी रहे हो? मैं गरम मंगवाती हूँ ना। रजिया, और रजिया, उन्होंने एक बार फिर से गुस्से से रजिया को आवाज दी। रिलैक्स बीजान, ये तो बताएं आपका मूड क्यों खराब है? बीजान ने एक नजर उसको देखा, फिर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ा। मेरा प्यारा राज दुलारा, मेरा लाडला बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी औलाद के लिए परेशान है। असफन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट एकदम से सिमट गई। अम्मी प्लीज, अभी तो आया हूँ, सांस तो लेने दे। ये गड़े मुर्दे ना उखाड़ा करे। औलाद जब होनी होगी हो जाएगी। वैसे ये तो बताएं, गुलबानो नजर नहीं आ रही। उसने नरमी से उनका ध्यान हटाया। बेजान के माथे पर बेशुमार बल पड़े। हो गई अपने कमरे में, रसोई बाहर ही होगी। खैर, तुम छोड़ो, यहाँ बैठकर नाश्ता करो, फिर बाद में जाकर उसे पूछ लेना। अभी उनकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि जोहेब आया था और अपने भाई को लेकर दौड़ता उसके कदमों में बैठ गया। अरे भाई, आप कब आए? तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? यहाँ मेरे बराबर में बैठो ना मेरी जान। असफन और जोहेब में बहुत मोहब्बत थी। वजह यही थी कि असफन और जोहेब में उम्र का भी फर्क था। वो जोहेब को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करता था। वो भैया, मुझे कुछ चंद में ठहर कर उसने अपनी कान की लो को मसला, जैसे शर्मिंदा हो रहा हो। क्या हुआ? पैसे चाहिए? असफर ने मुस्कुराते उसकी आंखों में मौजूद सवाल को पढ़ लिया था। जी, वो बीजा ने पॉकेट मनी बंद कर दी है ना। उससे पास बैठे बीजान की तरफ इशारा किया तो उनकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। बदतमीज, बेअदब, पूरे महीने का खर्चा जब 15 दिन में खर्च कर दोगे तो फिर दोबारा पैसे अगले महीने मिलेंगे ना। उन्होंने जोहेब को डांटा। अच्छा नामी, प्लीज, जो कुछ हुआ है वो जोहेब ही का तो है, आप उसे डांटा ना करें। क्या चाहिए तुम्हें? ये लो। इसफर ने पूछने के साथ ही अपने वॉलेट से कार्ड निकाला
और ज़हीब की जानी बढ़ा दिया, जाओ ऐश करो। सच? ज़हीब को यकीन ना आया। देखा अम्मी आपने, आप जितनी कंजूस है ना, भैया उतने ही फराख दिल हैं। बेजान ने आंखें सुकीर कर से देखा, दफा हो जो मेरी नजरों से, वरना यही डंडा उठाकर ना तेरे सर पर दे मारूंगी। बेशरम कहीं का, जब देखो पैसे ही मांगता रहता है। बेजान ने हंसते उसे डांटा और ज़हीब ने असफन का दिया हुआ कार्ड मजबूती से थामकर वहां से भागने में ही आफियत जानी। वो 20 बरस का था उसकी, और बीजान की कम कम ही बनती थी, लेकिन असफन में तो बीजान की जान बसती थी। चले अम्मी, अब मैं आराम करूं। ये कहकर वो उठा और कमरे की जाने बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से सिसकियों की आवाज सुनाई दी। गुलबानो, तुम रो रही हो? यार दरवाजा खोलो। वो सख्त बेचैन हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजा पीटा। असफान। गुलबानो को उसकी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए जैसे वो चुप हो गई। उसके दिल में फैला सुनाटा मजीद फैल गया। उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए, अपनी सिसकियों का गला घूंटा और दरवाजा खोला। उसने एक नजर भी अपने शौहर पर डालना गवारा ना की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। गुलबानो। वो परेशान होकर आगे बढ़ा। उसके पास आकर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल के, जाना क्या हुआ, क्यों उदास हो? उसने नरमी से उसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर से हटाया था। नाश्ता किया आपने? उसका सवाल बिल्कुल अजीब था। वो जानता था कि वो जब भी उससे मिलती तो ये सवाल करती कि आप कैसे हैं, और इस बार उसका सवाल अजीब ही नहीं बल्कि गलत भी था। क्या हो गया मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है क्या? उसने गुलबानो को कंधे से थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके झुके हुए सर को थोड़ी से सहारा देकर अपनी नजरों से मिलाने के काबिल किया। बताओ ना मेरी जान, क्यों चुप हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या, तो बताओ। गुलबानो का जब्त का बंधन टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीरियसली, क्या आपको नहीं पता? आप बीजान के पास से आ रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर आपको बताया होगा, फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। वो फट पड़ी थी। इधर आओ मेरे पास। असफल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठाया, फिर खुद घुटनों के बल बैठकर उसके घुटनों पे हाथ रखा और उसे गौर से देखने लगा। रोने से क्या होगा? गुलबानो ने अपने आंसू साफ किए। आप ठीक कहते हैं, रोने से कुछ नहीं होता सिवाय गम के बढ़ने के। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। आप भी तो मेरी बात नहीं मानते ना। मैं कह कह के थक गई हूँ। 5 सालों से ये ताने सुन रहे हैं, मगर आप एक तरफ मोहब्बत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मेरी एक अदना सी बात को नहीं मानते। क्या मेरा आपकी जिंदगी में बस इतना ही रोल है? इस्फत ने गहरी सांस भरी और गुलबानो के चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशानात से पर हाथ फेरा था। मेरी जान, तुम्हारा हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर। क्या चाहती हो तुम, बताओ मुझे। गुलबानो ने लोहा गर्म देखकर फौरन से चोट की। बीजान के तानों का एक ही हल है मेरे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुली फिजा में सांस लूं और ढंग से जी सकूं, तो आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। हसवंत को यूं लगा कि उस राज को जिसे वो गुलबानो से भी छुपाता चला आ रहा है, अब कोई भी फाश होने से नहीं रोक सकता। और इससे क्या होगा? असफन का सवाल गुलबानो को मजीद दबा गया। उसने गहरी सांस भरकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। आपका ये फजूल सवाल हमेशा मुझे जिद करके रख देता है। डॉक्टर के पास जाने से हम दोनों का तफसीली मुआयना होगा। 5 साल से आप टाल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो कि मेरे अंदर मसला है, मैं उस पर काबू पाऊंगी। सिर्फ दम दरूद तवीज दाखियां दुआओं से मसले हल नहीं होते। अल्लाह ने दुनिया को असबाब का जरिया बनाया है, हमें उन असबाब को अपनाना होगा। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात? असवद ने मुस्कुराते उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामा। ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम तफसीली मुआयना करवा लेना। गुलबानो ने फौरन से उसकी बात काटी। सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी मुआयना होगा। औलाद दोनों की मुश्तरका अमल से ही पैदा होती है ना, तो मुआयना भी दोनों का होना चाहिए। असफन के दिल पर एक गूंज सा पड़ा, तो भी इख्तियार खड़ा हुआ और रुख फेर लिया। ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। मेरे कपड़े निकाल कर रखो, शावर लेकर सो जाऊंगा। गुलबानो ने उसका इस तरह बदलता लहजा महसूस किया था, लेकिन उसने ज्यादा करेदा नहीं। असफन मुश्किल से 5 साल बाद उस बात के लिए राजी हुआ था, और वो दोबारा अपनी बात से फिरने नहीं देखना चाहती थी। इसलिए खामोशी से अपनी जगह से उठी और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर उसे थमाए और फिर कमरे से बाहर निकलकर किचन के काम देखने लगी।
अलबत्ता उसके जहन में, उसके दिल में एक सुकून सा उतर गया था। इंशाल्लाह कल डॉक्टर के पास जाकर ना सब मुंह बंद कर दूंगी सबके। डॉक्टर का जवाब पर तो बीजान को यकीन करना ही ना होगा। उसने देचकी में चमक चलाते हुए सोचा, बेऔलाद होना भी इस मुआशरे में कितना बड़ा जुर्म है, ये सिर्फ वही जानती थी। शाम के साए लंबे होकर तेजी से फैल रहे थे। महानूर मोबाइल पर नजरें तेजी से जमाए सड़क के किनारे चल रही थी। ये राफिया कहाँ रह गया? थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो अकेले ही चल रही है। इसलिए पीछे मुड़कर राफिया को देखा, मगर वो गायब था। इससे पहले कि वो मुड़ती सामने से आते चोरे वजूद से वो जा टकराए। उसका सर चकरा के रह गया। स्टूपिड इंसान, अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? जोहेब जो उस वक्त मोबाइल पर बात कर रहा था, लड़की की बदतमीजी पर फौरन से मोबाइल बंद किया, गुस्से से उसे घूरा। सड़क पर मोबाइल चलाने का इतना ही शौक है तो घर में बैठा करे, ये इस तरह खुदकुशियां ना करें। ये तो मैं था, किसी गाड़ी से टकरा जाती तो। जोहेब ने उसे खड़ी खड़ी सुना दी, एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी है ना, अजनबी है तो अजनबी रहे, मेरे मत्थे लगने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे सड़क पर मोबाइल चलाऊं या अपने घर में, आप होते कौन है मुझ पर उंगली उठाने वाले? जोहेब की आंखें हैरत से फैल गई। एक तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करती, ऊपर से क्या? हाँ, महानू ने अपनी आस्तीनी कोहनियों तक चढ़ाई और जोहेब से लड़ने के लिए आगे आई। उफ अल्लाह, ये लड़की है या लड़की की शक्ल में लड़का? लड़ने मरने पर उतर आई है यार। जोहेब ने उसके पीछे इशारा किया तो महानूर ने चौंक कर पीछे देखा। वहां राफिया खड़ा हंस रहा था। 2 मिनट तुम्हें क्या अकेला छोड़ा महानूर, तुम तो लड़ाइयां करने बैठ गई हो। राफिया की बात पर महानूर का दिमाग भग से उड़ा। ये जो कोई भी है ना, इसे समझा दे कि मुझसे तमीज से बात करे। मतलब मैं बदतमीज हूँ? जोहेब को ताज्जुब हुआ। खामोश। राफिया ने दोनों के दरमियान बीच बचा किया था। जोहेब, ये वही लड़की है ना महानूर जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था? ये सुनकर जोहेब ने अपना सर पकड़ लिया। यार, पूरी दुनिया में तुझे यही मिली थी क्या, मेरा किराएदार बनाने के लिए? उसे राफिया के कान में सरगोशी की तो राफिया ने उसके जूते पर अपना जूता मारा। चुप कर जा, वरना ये हम दोनों को यहीं दंग के रख देगी। महानूर बाजू लपेट कर उन दोनों को सुनने की कोशिश करने लगी। चले मैडम। जोहेब की बात पर महानूर बदक कर पीछे हटी। एक मिनट, कहाँ चली? उसने जोहेब के बजाय राफिया से पूछा। मेरे घर। जोहेब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या मतलब? उसका मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? आप जैसे बदतमीज इंसान के साथ मैं 2 मिनट सड़क पर खड़ी भी नहीं रह सकती, गजा के आपके घर? राफिया ने खांस कर महानूर को रोका। चुप हो जाओ बीबी, क्यों अपना खैमा उजाड़ रही हो? क्या मतलब? महानूर को अब भी समझ ना आई थी। मतलब ये कि जोहेब वही है जिसके घर तुम कयाम करोगी। महानूर की आंखें फटने के करीब हो गई थी। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। उसे राफिया को अपना फैसला सुनाया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको अपने घर ले जाने का। जोहेब ने राफिया को गुस्से से घूरा। राफिया शर्मिंदा सा हुआ। महानूर, बस चंद दिन की तो बात है और वो तुम्हारी नाम नहाद खाला वो मेरा कीमा बना देगी। समझने की कोशिश करो यार। महानूर के माथे पर बलों में कोई कमी ना आई। ओके ठीक है। और नेम रजामंद नजर आई। मैं पहले ही बता देता हूँ मैडम, हमारे यहाँ मेहमानों मेरा मतलब है किराएदारों को खाना नहीं खिलाया जाता। जोहेब ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया था। महानूर उसके साथ साथ चलने लगी। राफिया भी महानूर के पीछे था। डरे मत, हम डंग नहीं मारेंगे। महानूर पलके चिपक कर उसे देखती रह गई। आप खुद को शहद की मक्खी समझते हैं क्या? उसने उसका मजाक उड़ाया था। नहीं, लेकिन आप ऐसे ही डर रही हैं जैसे मैं छत्ते का बादशाह हूँ। राफिया की हंसी बुलंद हो गई। महानूर ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। मेरी खाला ने मुझे किन लोगों में फंसा दिया है। जोहेब ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ इशारा किया। चले बैठ जाए मैडम, खा नहीं जाऊंगा मैं आपको, कसम से आदमखोर नहीं हूं मैं। महानूर ने गाड़ी में बैठते ही जोरदार आवाज में दरवाजा बंद किया। यार, ये तो पहले दिन मेरी गाड़ी का दरवाजा तोड़ देगी। जोहेब ने राफिया के कान में सरगोशी की। चलो राफिया ने ऑल द बेस्ट कहकर उसकी पीठ थपकी थी। अब तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। और जोहेब ने अपने दांत खिचखिचाए थे और ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वाकई में अब इसका अल्लाह ही हाफिज है। गाड़ी एक बड़े से घर के आईने गेट के पास रुकी। जोहेब बाहर निकला तो महानूर ने भी उसका पीछा किया। आ जाएं, अंदर आ जाएं, घर है, अदालत नहीं, आप फिक्र ना करें। महानूर ने गुस्से से उसे घूरा और अंदर की जानिब पड़ी, जहां एक नफीस सी खतून हाथ में तस्वीर लिए नूरानी चेहरे के साथ मुलाजमा से कुछ कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। उन्होंने जोहेब को देखा तो मुस्कुराई। इतनी देर लग गई आज? पूछते पूछते उनकी नजर महानूर पर पड़ी, चूंकि उन्हें देखकर मुस्कुराई थी।
یہ کون ہے؟ इससे पहले कि जुहेब जवाब देता, महनूर आगे बढ़ी और उसने बीजान का हाथ थाम कर बेख्तियार चूमा था और अपना तारुफ करवाया। मैं महनूर हूँ, मैं वही लड़की हूँ जो आपके घर कुछ महीने ठहरने आई है, किराएदार के तौर पर। बीजान मुस्कुराई। उन्हें उसका नरम लबो लहजा बहुत अच्छा लगा। महनूर का हाथ चूमना तो उनका दिल ही जीत गया था। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसने बीजान से पूछा। अरे अरे, पूछने की क्या जरूरत है, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, बैठ जाओ यहाँ पर। उन्होंने अपने बराबर में उसके लिए जगह बनाई तो जुहेब ये देखकर जल भुन गया था। आते साथ ही उस लड़की ने अपने नंबर बढ़ाना शुरू कर दिए थे। उसने बीजान के कान में सरगोशी की। बीजान ने उसके सर पर हैर चिपट मारी थी। चुप हो जाओ तुम तो। तभी मुलाजमा चाय की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने फौरन से ट्रे उसके हाथ से ले ली और बीजान को चाय पेश करने लगी। अरे बेटा, तुम तो मेहमान हो। महानूर हंसी। आंटी प्लीज, मुझे घर के फर्द की तरह ही रहने देना, इस तरह मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी आपको बीजान कह सकती हो क्या? उनके बराबर में बैठी हुई उनका हाथ थाम कर एहतराम से पूछने लगी। सुहेब की आंखें फैल गई। ये वही लड़की है जो सड़क किनारे मुझ पर बरस रही थी। सुहेब ने बेख्तियार अपने कान की लो को मसला। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। उन्होंने महानूर का माथा चूमा। तभी महानूर की नजर सामने लगी तस्वीर पर पड़ी। आंटी, ये आप हैं? मेरा मतलब बीजान, ये आप हैं? बीजान शर्माई थी। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी, देख ही सकते हो तुम। जुहेब ने लुकमा दिया तो बीजान ने गोया उसकी बात की परवाह ना की। हाँ बेटा, ये मेरी ही तस्वीर है। माशाल्लाह आंटी, आप तो बहुत ही खूबसूरत थी। महानूर ने उनकी तारीफ में जमीन आसमान को एक करने की कोशिश की। अम्मी झूठ बोल रही है, ये नंबर बना रही है अपने, इसकी बातों में मत आना। सुहेब ने एक बार फिर से बीजान के कान में सरगोशी की थी। तुम तो वो बीजान ने उसे बुरी तरह से डांट दिया था। बीजान, घर में सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है? महानूर ने हंसी दबाकर सुहेब को जताते हुए देखकर पूछा। यही है निकम्मा, इसे ही पड़ती रहती है। सुहेब दिल मिलाया था। तुम बदल गई हैं अम्मी, अभी से बदल गई हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे महानूर पसंद आ गई है। बहुत प्यारी बच्ची है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। सुहेब ये सुनकर वॉकआउट कर गया और महानूर और बीजान की मुश्तरका हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी महानूर और असवन अंदर दाखिल हुए थे। उन दोनों ने एक नजर बीजान और महानूर पर डाली। बानो तो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो दोनों डॉक्टर के पास से आए थे। ये कौन है बीजान? महानूर की नजर उन दोनों पर जैसे टिक सी गई। ये मेरा बड़ा बेटा है असवन, बेचारा औलाद की नेमत से महरूम है। वो बानो थी, मेरी बहू। ये लहजे में अजीब सी चुभन थी। जालिमों के यहाँ औलाद ही नहीं होती। महानूर इंतहाई धीमी आवाज में बुड़बुड़ाई थी। कुछ कहा तुमने बेटा? बीजान ने चौंक कर उसे देखा। अरे नहीं बीजान, मैं अपने कमरे में चलती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। मुलाजिम ने पहले उसका सामान गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया था। इस घर में आने का उसका एक खास मकसद था जिसे सिर्फ वही जानती थी। सुबह के 7 बज रहे थे। किचन में बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी। बानो अपने कमरे से निकलकर हस्बे मामूल असवन के लिए नाश्ता बनाने किचन की जाने पड़ी। लेकिन चूल्हे के सामने खड़ी उस लड़की को देखकर, जिसे कल शाम को उसने बीजान के बराबर में बैठे देखा था, वो वहीं रुक गई। एक तरफ ऑमलेट पक रहा था तो दूसरी तरफ वो पराठे बना रही थी और चाय भी दम पर रखी हुई थी। बानो को ये सब देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। आहट का एहसास हुआ तो महानूर ने पीछे हटकर देखा। वहां बानो दरवाजे पर खड़ी हैरत से उसे देख रही थी। अरे भाभी, आप आइए ना, अंदर आइए। महानूर ने मुस्कुराते हुए उसे सलाम किया था। आज मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। बीजान ने कहा है कि इस घर को अपना ही घर समझो, खुद को इस घर और खानदान का हिस्सा। इसलिए आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। आप क्या लेना पसंद करेंगी, मुझे बताएं। भाई साहब क्या कहते हैं वो भी बता दीजिए। उसने बानो का हाथ थामा और उसे पास रखी कुर्सी पर बैठाया। आज नाश्ता महानूर बनाएगी और भाभी आराम करेंगी, आज आपकी छुट्टी है। वो खुशगवार अंदाज में कहती बानो को एक अजीब से एहसास में मुब्तला कर गई थी। नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लेती हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं थी ये सब करने की। बानो की बात पर महानूर ने अपनी कमर पर हाथ रखे। जरूरत क्यों नहीं थी? हाँ। बानो ने जताती निगाहों से उसे देखा। तुम इस घर में मेहमान हो और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। महानूर ने एक नजर गौर से उसे देखा। अरे मेहमान क्यों, मैं तो खुद को इस घर का हिस्सा ही समझती हूँ। बानो ने बेचार गहरी सांस भरकर बाजू लपेटे। मैं फिर वैसे भी असफन को मेरे हाथ का नाश्ता ही पसंद आता है।
5 सालों से वो मेरे हाथ का ही नाश्ता करते रहे हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो फिर वो बिना नाश्ता किए ही चले जाते हैं। बानो ने ये जुमला बज़ाहिर आम से लहजे में कहा था, लेकिन ये सब सुनकर महानूर के चेहरे का रंग बदल गया। अच्छा। उसने बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखने की कोशिश की। तभी बीजान अंदर दाखिल हुई थी। शायद फिर उन्हें मेरे हाथ का नाश्ता पसंद ही ना आए, उनके लिए खुद ही बना लीजिए। बानो खड़ी होकर आगे बढ़ी ही थी कि बीजान की गर्जदार आवाज ने उसके कदमों को वहीं जकड़ लिया। मेरा बेटा इतना भी बदलिहाज नहीं है कि घर आए नए फर्द का लिहाज ना करे और उसके बनाए हुए नाश्ते में कीड़े निकाले। बानो ने पलट कर देखा तो बीजान की कड़ी नजरें उसी पर जमी थी। एक तो बेचारी पराई होकर सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बना रही है, और तुम उसे जता रही हो कि असफन को सिर्फ तुम्हारे हाथ का नाश्ता पसंद है। बानो का रंग बदल गया था। नहीं बीजान, मेरा वो मतलब नहीं था। बानो को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, तुम महानूर को नीचा दिखाना चाहती हो। ये सुनते ही महानूर फौरन से आगे आई। अरे नहीं बीजान, भाभी की कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो अपनी तरफ से ठीक ही कहा ना। बीजान ने नरमी से उसकी बात काटी। बेटा, तुम हर बात दिल पर नहीं लेती, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ भी सुना दे। महानूर खामोश हो गई। उसने कनखियों से बानो की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कभी बीजान ने उसके लिए तो इस तरह स्टैंड नहीं लिया था, कभी नहीं। बानो ने अपनी यादाश्त पर जोर दिया। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा था। सीखो इससे कुछ। बानो ने चौंक कर दोबारा उनकी तरफ देखा। इतनी मोहब्बत से सबके लिए खाना काम कर रही है, ना जताती है ना गरूर है, बस अपनायत ही अपनायत है। बानो के दिल पर एक गुंसा सा पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने एक नजर महानूर को देखा और खतरे की घंटी उसके अंदर बजना शुरू हो चुकी थी। इट्स ओके भाभी, आप बुरा मत मनाए। बीजान के जाने के बाद महानूर ने उसकी दिलजोई करने की कोशिश की तो बानो ने महज सर हिलाया और वहां से बाहर निकल गई। आज उसका दिल बेहद दुखा था। ये नई बात तो नहीं थी, लेकिन हर बार नए सिरे से दर्द होता था। दोपहर के 2 बज रहे थे। महानूर बीजान से इजाजत लेकर घर से आगे निकलकर सड़क किनारे रिक्शे का इंतजार कर रही थी। उसे मार्केट से चंद जरूरी चीजें लेनी थी। या अल्लाह, कब से खड़ी हूँ, तो अब तो टांगों में भी दर्द होने लगी है। वो पास वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक गाड़ी उसके बराबर आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला? आप घर से बाहर निकली हैं? ये ज़ुहैब था जिसने महानूर को देखकर गाड़ी रोकी थी। महानूर ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि पहली बार घर से निकली है। ज़ुहैब ने वजाहत दी। इसमें कोई मसले वाली बात है क्या? नहीं, मसला तो नहीं है। ज़ुहैब ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। लेकिन बीजान इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगी। उन्हें लगा है कि आप मेरे साथ निकली हैं, इसलिए आप गाड़ी में आ जाइए। अगर महानूर ने नफी में सर हिलाया, मैं खुद चली जाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ज़ुहैब ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। बदतमीज, जरा तो रुक जाता तो क्या हो जाता। महानूर को अपनी गलती का एहसास हुआ था, मगर ज़ुहैब थोड़ा सा ही आगे जाकर ठहर गया था। उसने गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाल कर महानूर को आवाज लगाई। आप गलत तरफ खड़ी हैं, मार्केट उस तरफ है। अपनी जिद छोड़ें और आ जाएं मेरे साथ। महानूर बेइख्तियार मुस्कुरा दी और धीरे धीरे चलते उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। गलत फहमी में मुब्तला मत रहिएगा, रिक्शा नहीं मिला सिर्फ इसीलिए आकर बैठ रही हूँ। ज़ुहैब मुस्कुराया। आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। ज़ुहैब ने सर झटका। कुछ देर बाद गाड़ी मार्केट के सामने रुकी थी। महानूर दरवाजा खोलकर उतरने लगी तो ज़ुहैब भी उसके साथ चलने लगा। अरे आप क्यों चल रहे हैं? अरे उसे बुरा लगा था। बीजान ने कहा था कि आपका ख्याल रखना है। ज़ुहैब ने गोया बात ही खत्म कर दी। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। महानूर ने बुरे बुरे से मुंह बनाए। ये बात आप बीजान को समझाते, मैं तो सिर्फ उनका ही हुक्म माना रहा हूँ। ज़ुहैब ने अपने कंधे उचकाकर बात मुकम्मल की तो महानूर खामोश हो गई और फिर दोनों एक साथ चलते मुख्तलिफ दुकानों पर रुकने लगे। चंद दुकानें घूमने के बाद वो एक चूड़ियों की दुकान के सामने रुक गई और उसने चूड़ियों का एक सेट उठाकर उसकी कीमत पूछी थी। बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत महंगी है। उसने जेरे लब दोहराया तो ज़ुहैब के समातों से बात ओझल न रही थी। उसने सेट वहीं रख दिया और उसके आगे जाने पर ज़ुहैब ने वो सेट खरीद लिया था। महानूर ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी थी। तभी ज़ुहैब उसे लेकर आइसक्रीम स्टॉल पर आ गया था। आपको कौन सी पसंद है? महानूर ने मना करना चाहा था, मगर ज़ुहैब ने चॉकलेट खरीद ली थी। शुक्रिया। उसे मुस्कुराते हुए आइसक्रीम दी तो ज़ुहैब हंस पड़ा। शुक्र है आपको चॉकलेट ही पसंद थी, वरना एक और ताना मिल जाना था। महानूर खामोश हो गई। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए दोबारा गाड़ी की तरफ आए थे।
اور घर आते ही ज़ुएब ने एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया था। ये क्या है? वो हैरान हुई। खोल कर देख लीजिए। महानूर ने उसी वक्त बैग खोला तो अंदर चूड़ियां दमक रही थी, जो उसने महंगी होने के बायस नहीं खरीदी थी। ये आपने खरीदी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको पसंद थी। ऐसी भी कोई बात नहीं थी। महानूर ने फौरन से जज्बात में अपने छुपाना चाहा। अच्छा, तभी आप 5 मिनट तक उन्हें देखती रही थी? ज़ुहैब ने उसे नरम से लहजे में इतला दी। तो आपने टाइम भी नोट कर रखा था? महानूर ने उसकी आंखों में झांका तो ज़ुहैब ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं आपको इसकी पेमेंट कर देती हूँ। महानूर ने अपना पर्स खोला। ये एक दोस्त की तरफ से तोहफा समझ लीजिए। महानूर पहली बार खामोश हो गई। उसे तवक्का नहीं थी कि हर वक्त मजाक करने वाला ये शख्स इतना और भी करता होगा। वैसे भी आपने पिछले चंद दिनों में बीजान को इतना खुश किया है, तो ये इनाम समझ ली। महानूर ने चूड़ियों को हाथ में लिया। उसके होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया। ज़ुहैब ने फौरन हैरानी से उसे देखा। एक मिनट, दोबारा कहें, मैं जरा तारीख लिख लूं। क्या आपने मुझे शुक्रिया कहा? आप भी पूरी फिल्म है। महानूर ने मुस्कुराहट दबाई और पहली बार उसे महसूस हुआ कि महानूर की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, शायद उन चूड़ियों से भी ज्यादा खूबसूरत। दूर खड़े असफन ने ये सब कुछ देखा था और मुस्कुराया था। बल आखिर ज़ुहैब ने भी दिल लगा ही लिया। रात काफी गुजर चुकी थी। कमरे में रोशनी फैली हुई थी। असफन सोफे पर बैठा लैपटॉप फाइल्स देख रहा था। उसके चेहरे पर थकन वाज़िह थी। बानो ड्रेसिंग टेबल की चेयर पर बैठी अपने हाथ पर हैंड क्रीम लगा रही थी। कई दिनों से एक ही बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। डॉक्टर के पास गए उसे 1 महीना होने वाला था और अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। असफन, उसने असफन को पुकारा। वो शीशे से उसे ही देख रही थी। हाँ बोलो। असफन ने लैपटॉप से निगाहें हटाए बगैर उसे जवाब दिया। आप रिपोर्ट्स क्यों नहीं ला रहे? काफी दिन हो गए हैं। असफन के हरकत करते हुए हाथ चंद लम्हों के लिए रुक गए। ले आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसे दोबारा टाइपिंग शुरू कर दी थी। बानो की आंखों में नमी उतर आई। कई दिनों से आप यही कह रहे हैं। बानो प्लीज, उसने बेजारपन लहजा में कहा। अब ये बात ना करो, मैं थक चुका हूँ उस मौजू से। बानो ने लड़ते हुए दिल के साथ उसे देखा। और मैं नहीं थकी क्या? उसे बेजारी से लैपटॉप एक तरफ रखा। कभी तो इस बात का पीछा छोड़ दिया करो यार। उसकी आवाज कदरे बुलंद हुई तो बानो ने सहम कर उसे देखा। मैं पीछा कर रही हूँ? उसकी आवाज आंसुओं की वजह से टूट गई थी। असफर ने बेख्तियार अपनी मुट्ठी ठोड़ी पर रखी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ड्रेसिंग चेयर से उठकर अब उसके कदरे करीब आ गई थी। क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस मौजू से, और मैं ऐसा कुछ नहीं कहा है कि तुम ज्यादा ही महसूस कर रही हो। बानो की आंखों से आंसू बहने लगे। आप समझते क्यों नहीं है? उसके तस्वुर में बीजान और महानूर का मंजर गुम गया। बीजान की तवज्जो का मरकज अब महानूर ही तो थी। इस घर में महानूर के नाम के डंके बज रहे थे और बानो के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। महानूर की बढ़ती हुई अहमियत और घर का बदलता हुआ माहौल बानो को और ज्यादा हसास कर गया था। जब तक मुझे सच पता नहीं चलेगा और मेरे बच्चे नहीं होंगे तो इस घर में मेरी कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। असफर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बानो, ये क्या फजूल बकवास है? वो झिंझलाया। मैं सब कुछ ठीक कह रही हूँ। जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वही कह रही हूँ। और बस कल हमारी रिपोर्ट्स ले आइएगा। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हो। ये सब तुम्हारा वहम है। अपने जहन को ना इस किस्म की सोचों से पाक रखो। वो बुड़बुड़ाए। वहम नहीं है। वो चीख उठी। मैं औरत हूँ, सब समझती हूँ। अगर मेरे बच्चे नहीं हुए तो इस घर में मेरी कोई जगह नहीं बचेगी। असफर ने चौंक कर उसे देखा। वो एकदम से खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ बानो की सिसकियों की आवाज ही बाकी रह गई थी। तुम जानना चाहती हो कि रिपोर्ट्स में क्यों नहीं लाता? उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे बरसों से एक नामालूम सा बोझ उठाए हुए हूं। बानो ने आंसू में डूबी हुई नजरों से उस पर जमा दी थी। बानो के दिल की धड़कन रुक गई। क्या मतलब? असफर ने आहिस्ता आहिस्ता पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मतलब ये कि मसला तुम में नहीं बानो। बानो साकित रह गई। सन की आवाज आंसू से भारी हो गई थी। मैं ये बात बहुत पहले ही जान चुका था। बानो का पूरा वजूद लड़ने लगा। ये झूठ है असफल। आप कह दीजिए ये झूठ है। काश झूठ होता। मैंने अपने टेस्ट शादी के पहले साल ही करवा लिए थे। बानो का सांस रुकने लगा। मुझे मालूम हो गया था कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताया। बानो आ गई और उसने असफन का गिरबान थाम लिया। आपको पहले से मालूम था? असफन ने मुजरिमों की तरह सर झुका दिया। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके आवाज में दबा दबा सा गुस्सा मौजूद था।
क्योंकि मैं डर गया था। उसने अपने हाथों के प्याले में बानो का चेहरा थामा। मैं डर गया था कि ये सच्चाई सुनने के बाद मैं और राज जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी। मैं डर गया था। मैं तुम्हें खोने से डर गया था। हर बार जब तुम रिपोर्ट्स की बात करती तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। बानो के आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसके हाथ ढीले पड़ गए। मैं जानता हूँ कि 5 साल तक तुम अजियत सहती रही। उसके कदमों में गिर गया था, मगर सिर्फ तुम्हें खोने की वजह से। मैं ना तुमसे सच छुपाया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मेरे एक सच छुपाने से तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर तुम कहो तो अभी जाकर सबको सच्चाई बता दूंगा। अब बस मेरे कंधे से इस बोझ को उठाने से इनकारी हो चुके हैं। असफर ने बानो के आंसू साफ करके अपना चेहरा रगड़ा और बाहर निकलने लगा कि बानो ने उसे रोक दिया। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये? मैं कभी आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकती। वैसे भी अगर नुक्स मर्द में निकले तो भी औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। बानो के आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसे भारी तकलीफ पहुंची थी, ऐसी तकलीफ जिसका कोई मुदावा नहीं था। वो औरत जो बरसों खुद को कसूरवार समझती रही थी, आज जान गई थी कि हकीकत कुछ और थी। मगर ये सच उसे सुकून देने की बजाय अंदर से तोड़ रहा था। दोपहर की दबीज खामोशी पूरे घर में फैली हुई थी। बानो अपने कमरे के पास बैठी आसमान को तक रही थी। गुज़श्ता रात असफन का एतराफ अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, और वो इसी सोच में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजमा रजिया बरामद हुई। आपको बीबी जान बुला रही हैं, उसने बानो से कहा। बानो धीरे से उठी और बीजान के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजा खुला तो वो जाए नमाज पे बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आओ बानो, बैठो इधर मेरे पास। उनकी आवाज में एक अजीब सी काट थी। बानो खामोशी से उनके पास बैठ गई। मैंने एक फैसला लिया है। बीजान ने तमहीद बांधे बगैर अपनी बात शुरू की। कैसा फैसला? बानो के दिल को एक धक्का सा लगा। वही जो मैं 2-3 सालों में मुझे ले लेना चाहिए था, मगर अभी भी देर नहीं हुई है। तुम असफन को दूसरी शादी के लिए तैयार करो। बानो को लगा कि कमरे की पूरी छत पूरी वजन के साथ उसके कंधों पर आ गिरी हो। उसे सांस लेने में दुश्वारी सी हुई। उसने बेइख्तियार अपना सीना मसला कि क्या कह रही हैं आप बीजान? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें असफन को दूसरी शादी के लिए तैयार करना ही होगा, वरना फिर अपनी तलाक के लिए तैयार हो जाना। बानो के कान साए साए करने लगे। उससे बा मुश्किल खुद को संभाला। मैं अपने शौहर को दूसरी शादी के लिए कैसे राजी कर सकती हूँ? अल्फाज टूट टूट कर उसके मुंह से निकले। तुम बिल्कुल राजी करूंगी, क्योंकि मुझे इस घर का चिराग चाहिए, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं असफन को ब्लैकमेल करके तुम्हें तलाक भी दिलवा दूंगी, और वो राजी भी हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बानो ने डुबडुबाती आंखों से उन्हें देखा। अल्फाज थे यह तेज धार तलवार जो बानो के वजूद को चीर गई थी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वैसे भी अब तुम्हारी हैसियत इस घर में एक शोपीस की तरह ही रह गई है, जो खुशियां तो दे नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरा ये काम तो करना ही होगा। बेजान का लहजा अजीब धमकी अमेज था। बानो को लगा कि किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली है। वो लड़की कौन है जिससे आप असफन की दूसरी शादी करवाएंगी? बानो ने अपने दिल पर पत्थर रख के बहती आंखों से सवाल पूछ लिया। महानूर, महानूर बनेगी मेरे असफन की दूसरी दुल्हन। बानो को अपनी समातों पर यकीन ही ना आया। उसकी आंखों के सामने एक एक मंजर घूमने लगा। महानूर ने भी जान का दिल जीत लिया था। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उस लड़की को आए सिर्फ चंद महीने ही तो हुए थे, और इसी लड़की का नाम उसके शौहर की दूसरी बीवी के तौर पर लिया जा रहा था। बानो का सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो बीजान को देख रही थी, मगर उसका चेहरा धुंधला पड़ चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी। आज उसके दिल में एक तूफान सा बर्पा हो चुका था। जैसे तैसे करके वो कमरे में दाखिल हुई और पलंग पर ढेर सी गई। शाम होते ही असफन दफ्तर से घर वापस लौटा। बानो, जल्दी करो, मेरे कपड़े निकाल कर दो, और तुम भी जरा रेडी हो जाओ, हमें बिजनेस डिनर पे जाना है। उसे जवाब न मिलने पर बानो के चेहरे को देखा। बानो ने आहिस्ता से उसके वो करीब आए। खैरियत है? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? बानो ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, मगर मुस्कुराहट उसके लबों तक पहुंचने से पहले ही रुखसत हो गई थी। उसने असफन का हाथ थामा और उसे सोफे पर बिठाया। बीजान ने आज मुझे बुलाया था। असफन का दिल धड़क गया। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो आपकी दूसरी शादी करवाएंगी। बानो ने गोया उसके सर पर धमाका किया। असफन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम मजाक कर रही हो ना? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये सच है।
میں آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اسفند کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ یہ ناممکن سی بات ہے، میں دوسری شادی بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتا تو دوسری شادی کا بھلا کیا فائدہ؟ وہ چلایا تھا۔ بینا بانو اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ آپ کو یہ شادی کرنی ہوگی میری خاطر۔ اس نے بانو کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم پاگل ہو؟ اس شادی کا بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ اولاد تو پیدا نہیں ہوگی، تو پھر یہ سب میں کیوں کروں؟ بانو کی آنکھیں بھر آئی۔ میں ابھی جا کر بیجان سے بات کرتا ہوں۔ اس نے بانو کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے کہ بانو نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسفند، اگر آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اس کے لیے راضی نہ ہوئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسفند کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ تم کیوں خود پر ظلم کر رہی ہو؟ بانو نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف بیجان کی زبان بند کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ بانو نے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا۔ میں ابھی جا کر بیجان کو سچ بتا دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں نمی بھر آئی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے تو تم کیسی جیو گی؟ اسفند نے اسے کندھوں سے تھاما۔ میں جی لوں گی، لیکن بانو جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ نہیں جی سکتی تھی، لیکن اسے اسفند کا راز اور اپنا گھر بچانے کے لیے فیصلہ لینا ہی تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دوسری شادی کرنی ہی پڑے گی۔ اسفند اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو چند دن پہلے اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی، آج خود اپنے حصے کی خوشیاں قربان کرنے پر آمادہ کھڑی تھی، اور یہی قربانی اسفند کے لیے سب سے بڑا عذاب بن چکی تھی۔ مہانور سرخ جوڑے میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور زہیب تیز قدموں سے اندر آیا۔ مہانور نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ سب کیا ہے مانو؟ اس کی آواز میں ایک انجانا سا درد تھا۔ مہانور نے سر جھکا دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر آپ اسفند بھائی سے نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں درد تھا۔ میں بیجان کی بات نہیں ڈال سکتی، وہ میری ماں کی جگہ پر ہے۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بالکل لاوارثوں کی طرح یہاں آئی تھی۔ مہانور کے لہجے میں دکھ تو تھا، لیکن وہ بیجان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ زہیب نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے بات کی ہوتی تو آج معاملات مختلف ہوتے۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کاش آپ مجھ پر بھروسہ کرتی تو آج اسفند بھائی کی جگہ میں ہوتا۔ مجھے تھوڑا سا تو وقت دیتی۔ اس نے اپنی نمی کو آنکھوں میں ہی چھپا لیا تھا۔ مہانور کی پلکیں لرز گئی۔ اس نے پہلی بار چونک کر زہیب کی اس اعتراف کو سنا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ شاید مجھے خود بھی دیر سے سمجھ آیا کہ آپ میرے لیے کیا بن چکی ہیں۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے دروازے کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ زہیب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ فوراً پلٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عین اسی لمحے سیڑھیوں سے نیچے اترتے اسفند نے بھی زہیب کو مہانور کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ زہیب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسفند وہیں ہٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر زہیب کے بھیگے ہوئے چہرے پر جم سکی۔ زہیب مہانور کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہے جو مجھے نظر نہ آ سکا؟ اسے افسوس ہوا تھا، لیکن اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے مہانور کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب آئے، نکاح کے الفاظ سنائے اور دونوں نے قبول ہے کہہ کر ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ بانو کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ شاید وہ یہ دردناک منظر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مہانور کو اسفند کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ اپنی خوبصورتی کے باوجود بھی عجیب ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسفند اندر داخل ہوا۔ اس نے مہانور کو سلام کیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مہانور نے خاموشی سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا۔ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف بانو کا ہوں اور اسی کا رہوں گا۔ تم صرف بیجان کی خواہش ہو اور میری زندگی میں ان کی خواہش سے ہی داخل ہوئی۔ میرے دل میں موجود بانو کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مہانور کے پلکیں جھک گئیں۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسا مناسب سمجھے۔ اس نے بس اتنا سا ہی جواب دیا۔ اسفند نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہیں صوفے پر لیٹ گیا، اور وہ بستر پر کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اس نے اپنی خوبصورت وجود کو دیکھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کتنی سادہ ہے یہ سب۔ اس کے لہجے میں اب وہ معصومیت نہیں تھی جسے وہ اب تک سب کے سامنے پیش کرتی آئی تھی۔
बीत जान, आपने तो मेरा काम खुद ही आसान कर दिया। उसने अपने कानों की झुमके उतारते हुए आईने में अपनी आंखों में देखा। एक तो मेरे जाल में आ ही गया। उसकी आंखें मजीद गहरी हो गई। अब दूसरे को फंसाना कौन सा मुश्किल है, लोग कितनी जल्दी एतबार कर लेते हैं ना। उसकी निगाह एक लम्हे को सोफे पर सोए असफन की तरफ गई तो वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे आने वाले खेल का तस्वुर ही उसे खुशी दे रहा हो। कमरे में दोबारा से खामोशी छा गई। सोफे पर लेटा असफन उस खामोशी को समझ रहा था, जबकि उस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज सांस ले रहा था जिससे सब बेखबर थे। निकाह को चंद दिन गुजर गए, मगर असफन अब भी अपने वादे पर कायम था। रात सोफे पर गुजारता और दिन भर जरूरत से ज्यादा महानूर से बात ना करता। लेकिन महानूर ने जैसे खामोशी ही को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। वो सुबह उसके जागने से पहले उसके इस्त्री किए हुए कपड़े, घड़ी और ऑफिस की फाइलें तरतीब से रख देती। नाश्ते में उसकी पसंद की चीजें बनाती और अगर असफन के माथे पर हल्की सी शकन देख लेती तो बिना पूछे कॉफी बनाकर सामने रख देती। शायद आज ऑफिस में बहुत काम था, वो नरमी से कहती तो असफन हैरान रह जाता कि वो इसके चेहरे के तासुरात भी पड़ने लगी है। वो हर बार खुद को याद दिलाता कि उसके दिल में बानों के सिवा किसी की जगह नहीं। ब्रदर जोहेब के साथ महानूर का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कभी लॉन में उसके लिए कॉफी लेकर आती, कभी किसी बहाने उससे मदद मांग लेती। जोहेब फारिग होता तो उसके पास जाकर बातें करती। उसी दिन उसने जोहेब की कलाई पर खराश देखी तो फौरन फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते ना। उसने मरहम लगाते हुए आहिस्ता से उससे कहा था। जोहेब की नजरें उसके चेहरे पर जम सी गई। उसे यूं महसूस होने लगा जिसे महानूर के दिल में भी उसके लिए कोई नरम गोशा मौजूद है, बस हालात ने दोनों को अलग कर दिया है। यही उम्मीद उसे अंदर ही अंदर मजीद बढ़ावा देने लगी। ये सब कुछ बानों की नजरों से ओझल नहीं था। जोहेब और महानूर की बेतकल्फी उसे अजीब एहसास में मुब्तला कर देती। फिर वो हुआ जिसका किसी ने नहीं सोचा था। उस सुबह महानूर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही थी कि उसे अजीब से चक्कर महसूस हुए और वो गिर पड़ी। क्या हुआ बेटा? बीजान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। महानूर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। बानो का दिल दहलने लगा। बीजान, मैं आप सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी कि मैं हामला हूँ। असफन के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। बानो ने बेयकीनी से असफन की तरफ देखा। ये सब क्या है? वो चिल्लाई थी। आपने तो कहा था कि आप बच्चा पैदा करने के अहल नहीं है, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? आपने मुझसे झूठ बोला है, मुझे धोखा दिया है। बानो के आंसू बह निकले। उसने अपना मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख को दबाया। बानो ने खाली खाली निगाहों से असफन की तरफ देखा। वो गुस्से में आगे बढ़ा। झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ, तुम हामला नहीं हो। बानो ने नफी में सर हिलाया। उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। बीजान ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? असफन की बात पर बीजान की आंखें उबल कर, ये क्या बकवास कर रहे हो असफन? बीजान ने उसे डांटा। मैं सच कह रहा हूँ। सच तो ये है कि बीजान मैं बाप बन ही नहीं सकता। बहुत कम इम्कानात है मेरे बाप बनने के। बानो 5 नहीं है, बल्कि कमी तो मुझ में है। और इसे? असफन ने बानो की तरफ इशारा किया। इसे तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर ये बच्चा किसका है? उसे महानूर का बाजू थामा और उसे झिंझोड़ कर वो गिरते गिरते बची थी। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? वो डसवे बहाने लगी और उसने बेइख्तियार जोहेब की तरफ देखा, जो खुद भी इस सारे वाकये से नतीजा अखज करने की कोशिश में लगा हुआ था। ये बच्चा, असफत की गसीली निगाहें उस पर जमी थी कि भाई जोहेब का है और वो इस बात को सच नहीं मानता। महानूर ने चिल्लाते हकीकत सबके सामने गोशे गुजार की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जोहेब तो दंग रह गया। झूठ मत बोलो बानूर। जोहेब लड़खड़ा कर पीछे हटा। ये बच्चा मेरा नहीं है भाई, ये झूठ बोल रही है। असफन की आंखों में खून उतर आया। तुमने तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया? उसने जोहेब को जोरदार धक्का दिया। भाई मेरी बात तो सुने, मैं कसम खाता हूँ। खबरदार, कसमें खाने की जरूरत नहीं है। झूठे, मक्कार, धोखेबाज, तुमने अपने भाई का सर झुका दिया। निकल जाओ इस घर से। असफन ने उसे घूंसों लातों की बारिश कर दी। बीजान आगे आई। असफन, खोज करें, ये क्या कर रहे हैं? बानो भी बीच में आई। इस शख्स ने मेरी मोहब्बत का ही सिला दिया, मेरे घर पर नकबजनी की, और अब मुकर रहा है। असफन गुस्से से कफ उड़ाते जोहेब को अपनी लातों से पीट रहा था। भाई मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। फोन का एक फव्वारा जोहेब के मुंह से निकल कर जमीन को दागदार कर गया। दफा हो जाओ इस घर से, और आइंदा इस घर में एक कदम भी मत रखना। निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
ज़ुहैब ने बहती निगाहों से बेजान की तरफ देखा। बेजान बेजान ज़ारा के तार रो रही थी। महानूर का सर झुका हुआ था। बानो ने ज़ुहैब को रोकने की कोशिश की थी मगर रुका नहीं था वो। एक दिन सच आप सब लोगों के सामने आएगा और मैं बेकसूर साबित होऊंगा, मगर किसी को माफ नहीं करूंगा। उसने उंगली उठाकर सबसे कहा। उसके लहजे में सदियों का वो दर्द छुपा था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया था। मुबारक हो बेजान। असफन की आवाज में ऐसी ठंडक थी कि पूरा कमरा सहम गया। उसने अफसोस भरी निगाहों से बीजान की तरफ देखा। आपकी पोते की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब आप आराम से बैठकर ज़ुहैब के बच्चे को सीने से लगा लीजिए, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद मैं महानूर को तलाक दे दूंगा। बेजान के हाथ लड़स के। असफन, तुम क्या कह रहे हो? जो सच है, मेरे और उसके दरमियान कभी मियाँ बीवी का रिश्ता कायम ही नहीं रहा। बानो ये सब सुनकर मुतमईन ना हो सकी। उसके दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। अगर असफन सच कह रहा है और ज़ुहैब बेकसूर है, तो फिर महानूर वाकई हमला कैसे हुई? महानूर अपने कमरे में आकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह महानूर, तुझे तो दाद देनी पड़ेगी। तो इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेगी, मुझे पता ही नहीं था। वो आईने के सामने आई। ये खानदान बिल्कुल इसी तरह तड़पेगा जैसे मेरे बाबा को तड़पाया गया। उसने आंखों में नफरत लिए खुद कलामी की। महानूर कोई और नहीं बल्कि असफन और ज़ुहैब की सुतेले चाचाजाद थी, और वो दोनों बेखबर थे। अगले दिन असफन और महानूर अस्पताल गए थे। महानूर ने खुद को मजलूम साबित करके असफन को चुप करवा दिया था। उसने खामोशी से महानूर और असफन का पीछा किया। महानूर एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई। चंद दिनों बाद वो असफन के पास से उठकर डॉक्टर के कमरे में चली गई। महानूर बाहर इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद महानूर निकली और असफन के साथ गाड़ी में जा बैठी। उसके जाते ही बानो डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब, मैं मरीजा की बड़ी बहन हूँ। सिर्फ इतना बता दे, क्या वो वाकई हमला है? डॉक्टर ने फाइल देखी। जी हाँ, अमल बिल्कुल कंफर्म है। बानो मजीद उलझ गई। वो शिकस्ता दिल के साथ वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई। तभी एक उम्र रसीदा सफाई भरने वाली खातून उसके करीब आई। बीबी, आप उस औरत के साथ आई थी ना? बानो ने चौंक कर उसे उठाया। जी, क्यों? बूढ़ी औरत ने इर्द गिर्द देखा, फिर सरगोशी की। वो डॉक्टर और वो बीबी दोनों झूठ बोल रही हैं। बानो के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। क्या मतलब? वो हमला नहीं है। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर को पैसे लेते देखा है। जाली रिपोर्ट्स बनवाई है उसने। बानो ने फौरन मोबाइल ऑन कर लिया। आप दोबारा ये बात कहेंगी? बूढ़ी औरत ने फौरन से तफसील बयान करती थी, और बानो ने उसकी गवाही रिकॉर्ड कर ली थी। उसी शाम बीजान और असफन ड्राइंग रूम में मौजूद थे। असफन अपनी तलाक और ज़ुहैब और महानूर के निकाह को सोच रहा था। तभी बानो ने मोबाइल निकाला। आज सब कुछ सबके सामने आएगा महानूर। उसके लहजे पर महानूर चौंक सी गई। फिर रिकॉर्डिंग चलते ही कमरे में खामोशी छा गई। हर लफ्ज तीर बनकर बीजान और असफन के दिल में उतरता गया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो सबकी नजरें महानूर पर जम सी गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद महानूर दिल खोल कर हंस पड़ी। ऐसी हंसी जिसने सबको साकित कर दिया। हाँ, मैं नहीं हूँ हामला। बीजान ने बेयकीनी से उसे देखा। तुमने ये सब क्यों किया? महानूर की आंखों में नफरत उतर आई। क्योंकि मेरा मकसद बर्बादी था। जिस तरह मेरे बाप को आपके शौहर ने अपने सौतेले भाई को जायदाद से महरूम रखा और जिल्लतों पर मजबूर किया, यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, मैं उसी का हिसाब लेने आई थी। बेजान के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सच नहीं है। मखतून तो इसका ख्याल रखते थे, पर उसे नफ्सियाती मसाइल थे। वो इस वजह से खुदकुशी कर बैठा था। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, गलत है। तुम्हें किसी ने वरगलाया है। मेरा शौहर जालिम नहीं था। अगले लम्हे उनका जिस्म लड़खड़ाया और सोफे पर गिर पड़ी। बीजान, असफंद और बानो आगे बढ़े। असफंद ने महानूर की तरफ देखा। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। तुम्हें तलाक देता हूँ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसने वाकई अल्फाज में उसे तलाक दे दी थी। महानूर के चेहरे पर कोई असर ना हुआ। अगली सुबह वो अपना सामान बांध चुकी थी। वो घर से जाने लगी तो असफंद ने एक फाइल उसके सामने रखी। ये तुम्हारे कानूनी हिस्से की जायदाद के कागजात हैं। महानूर ने फाइल खोले बगैर असफंद के कदमों में फेंक दिए। थूकती हूँ मैं इस जायदाद पर। मैं भीख लेने नहीं आई, बल्कि छीनने आई थी। उसकी आंखों में नफरत साफ थी। वो गुर्राते हुए पलटी और दरवाजे से बाहर निकल गई। महानूर के जाने के बाद पूरे घर पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे बरसों की खुशियां किसी ने छीन ली हो। मुझे हर हाल में ज़ुहैब को तलाश करना होगा। उसे घर से गए 3 दिन गुजर चुके थे। असफंद ने अपने मैनेजर से सारी मालूमात निकलवा ली और उसके फ्लैट में चला आया।
जहाँ जोहेब रहता था। असफन ने बेल बजाई। जोहेब ने दरवाजा खोला तो अपनी जगह हैरान रह गया और फौरन पलटा। असफन आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थी। एक बार मेरी तरफ देखो। जोहेब ने नजरें उठाई और अगले लम्हे असफन ने उसे सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज रौंद गई। मैंने अपने ही भाई पर यकीन नहीं किया। तो जोहेब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भाई, आपको धोखा दिया गया था। जोहेब ने अपने आंसू साफ किए। फिर भी मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। असफर ने उसके कंधे थाम लिए। तुम हमेशा मेरा मान थे और मैंने एक झूठ की बुनियाद पर तुम्हें घर से निकाल दिया। जोहेब ने रोते हुए उसे दोबारा से गले लगा लिया था। मेरे लिए इतना काफी है कि आप मुझे वापस आपने अपना लिया है। दोनों भाई बरसों की मोहब्बत की तरह एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। यह मंजर देखकर बानो की आंखें भीग गई। उसी वक्त बेजान आहिस्ता आहिस्ता बानो के करीब आई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारे किरदार पर शक किया, तुम्हें बे औलाद होने के ताने दिए और तुम्हारा घर भी उजाड़ दिया। बेजान की हिचकी बंद हो गई। तुम बहू नहीं, मेरी बेटी थी, मगर मैं पहचान न सकी। बानो फौरन उनके गले लगी। आज अगर तुम मुझे माफ न करोगी तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर सकूं। बानो ने रोते हुए उसके हाथ चूम लिए। मैंने तो आपसे कभी नाराजगी रखी ही नहीं। बेजान की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसी लम्हे बानो के चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक हाथ अपने सर पर रखा। उससे चक्कर आए थे। वो लड़खड़ाई। बानो। असफल दौड़कर उसकी तरफ पड़ा, मगर इससे पहले कि वो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई थी। वो उसे लेकर अस्पताल आया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट बंद की। मुबारक हो, खुशखबरी है, आप वालिदैन बनने वाले हैं। असफल की धड़कन तेज हो गई। बानो हामला है? एक लम्हे के लिए पूरा कमरा साकित हो गया। बीजान की आंखें बेख्तियार आंसू से बह निकली। जोहेब ने हैरत से असफन को देखा। असफन चंद में खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बानो के पास आया। उसने झुककर माथे पर उसके मोहब्बत से बोसा दिया था। मुझे बानो के किरदार पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। डॉक्टर ने परसों पहले मुझे बताया था कि मेरे बाप बनने के इम्कानात बहुत कम हैं, मगर नामुमकिन नहीं। ऐसे चंद लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह वो खुशी भी अता कर देता है। उसने बानो का हाथ मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया था। ये मेरी बीवी की दुआओं का ही सिला है। बानो की आंखें भीग गई थी। उसने कांपते हुए हाथों से असफन के हाथ थाम लिए। बीजान सजदा शुक्र में झुक गई थी। जोहेब ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह, इस घर की मुस्कुराहटें अभी कभी न छीनना। कमरे में बरसों बाद हकीकी सुकून लौट आया था। जख्म भर चुके थे, रिश्ते फिर से जुड़ चुके थे, और इस बार घर में खुशियों की बुनियाद असफल और बानो के होने वाले बच्चे ने डाली थी। महानूर को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, क्योंकि असफल और जोहेब के वालिद मखदूम शाह सालिम नहीं थे, बल्कि वो महानूर को उसकी माँ की तरफ से बढ़ाया गया नफरत का वो चैप्टर था, जो कि सरासर गलत था। यूं इस खानदान की खुशियां दोबारा टूट कर वापस आ गई थी। बानो और असफन का इंतजार खत्म हुआ था। उन्हें उनके सब्र का फल पूरे 6 साल बाद मिल गया था।